नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो पहला न्यूज़ है चाइना डिसरिगार्ड रिटर्न कमिटमेंट। ये ऐसा कहा है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर साहब। ये गए हुए थे क्वाड्स के मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होती है, मिनिस्टर लेवल की जो मीटिंग होती है मेलबॉर्न, वो इस बार मेलबॉर्न में हो रही है, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। तो वहाँ गए हुए थे। उसमें इन्होंने चाइना को टारगेट करके वे ये कहा कि जो चाइना है वो डिसरिगार्ड करता है हमारे इंडिया और जो चाइना के बीच में जो रिटर्न कमिटमेंट है उसको नहीं माना है। तो हुआ ऐसा ये है, जयशंकर साहब ने बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में एक रिटर्न कमिटमेंट था कि कोई भी देश बॉर्डर के नज़दीक में ढेर सारे मिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा नहीं करेगा। जबकि ऐसा बात चाइना ने नहीं माना। और 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ लद्दाख में, उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो लार्ज कंट्री है जैसे कि चाइना, वो अगर इस तरह का रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है, रिटर्न चीज है, रिटर्न बात को नहीं मानता है, तो वो एक तरह का लेजिटिमेट कंसर्न है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए बाकी पूरे सभी देशों के लिए, कि अगर कोई बड़ा देश इस तरह का लिखित डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहा तो एक बहुत बड़ा चिंता की बात। उसके साथ साथ इसमें रिपोर्टर्स लोग ने जयशंकर साहब से ये भी पूछा कि आपका क्या कहना है कि जो चाइना बार बार क्रिटिसाइज करता है क्वाड्स मीटिंग के लिए, मीटिंग जब होता है तो उस पर क्रिटिसाइज करता है, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि चाइना का काम है क्रिटिसाइज करना, और इसके क्रिटिसाइज करने से हमारा जो काम है, जो क्वाड की मीटिंग है, क्वाड की महत्ता है, वो कम क्रेडिबल नहीं हो जाती। क्वाड का जो पर्पस है वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी इन द रीजन। वो करता रहेगा क्वाड अपना काम, चाइना को जो करना कहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक किया हमारे इंडिया के द्वारा चाइना के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो नेक्स्ट खबर है, आज है 13 फरवरी, आज है वर्ल्ड रेडियो डे। तो आज 13 फरवरी को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम है वो ट्रस्ट इन रेडियो जर्नलिज्म, प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट, ये इसका थीम है इस बार का। और दूसरा एक आज ही के दिन में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारे जो सरोजिनी नायडू हैं, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी भी आज ही के दिन इन्हीं के नाम पे, इनको नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया कहा जाता है, तो इन्हीं के नाम पे नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है आज के दिन पे। नेक्स्ट खबर की तरफ देखते हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडियरी है, उसके बीच और इंडिया के बीच में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसमें 50,000 टन्स ऑफ व्हीट को ये इंडिया प्रोवाइड करेगा अफगानिस्तान में फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। तो इसके बीच में जो इंडिया जो भेजना चाह रहा था अफगानिस्तान को, ये जो व्हीट जो मदद करना चाह रहा था, जो कि पाकिस्तान ने ब्लॉक लगा कर रखा था, तो ये इसके द्वारा ये रास्ता आराम से खुल जाता है, क्योंकि UN का सदस्य तो सभी देश हैं वर्ल्ड के, तो उसमें उसका बात तो मानना ही पड़ेगा। इसके लिए ये रास्ता एकदम खुल जाता है। इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है अफगानिस्तान को, उसके लिए। तो इस MOU के तहत ये भी साइन हुआ है कि ये जो व्हीट है वो रोड के रास्ते पाकिस्तान होते हुए कंधार पहुंचेगा, और वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो ऑफिसर हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वहाँ के आम जनता में ये चीज़ बांटा जाएगा। और ये भी बताते चले कि लगभग 50% से ज़्यादा वहाँ पे अभी भुखमरी की सिचुएशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं तो ये डिफेंस से रिलेटेड खबर है। तो राफेल जो हमने इंडिया ने जो फ्रांस से परचेज किया था, उसका लास्ट बैच उसका जो पूरा हवाई जहाज का जो लास्ट बैच है, वो लगभग 3 जहाज बचा हुआ था, वो कि अगले वीक में आ जाएगा इंडिया में। और इस जो राफेल में जो इंडिया इन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट है वो भी इसमें किया जाएगा। इस बार वाला जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो इंडिया ने जिस चीज़ पे जोर दिया, जिस चीज़ को कहा है, वो चीज़ इंडिया की तरफ से उसमें लगवाया गया है। और जो पहला जो राफेल का जो पहला अपना स्क्वाड्रन है इंडिया का, वो सितंबर 2020 में इंडिया में शामिल किया गया था, पहला बैच को, और इसको गोल्डन एरो। वहीं एक और इंटरनेशनल रिलेशन से खबर है कि बाइडन वांट्स पुटिन ऑफ सेवरल कॉस्ट।
ये यूक्रेन और जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन का और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसी के बीच ये खबर निकल के आ रही है। इसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सैटरडे को व्लादिमीर पुतिन को फिर से यह कहा कि आप जो 1 लाख सोल्जर का जो जमावड़ा लगा के रखे हैं यूक्रेन बॉर्डर पे उसको पीछे हटा लीजिए, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। ऐसा यूएस प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन को कहा, रशियन प्रेसिडेंट को कहा। और इसके साथ साथ ये भी वार्निंग दिया है कि बाइडेन ने ये भी वार्निंग दिया कि इसका जो रिस्पांस होगा वो डिसाइसिव होगा और स्विफ्ट एंड सेवरल कॉसेस को आपको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर रशिया इन्वेड करता है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने वार्न किया था कि कुछ ही समय में बहुत जल्दी यूक्रेन पे हमला कर सकता है रशिया। एक स्पेस से खबर है तो न्यू प्लैनेट डिस्कवर हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम में। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है वो हमारा सन के बाद, अगर अर्थ से देखा जाए तो सन के बाद नियरेस्ट स्टार है। अगर सन को छोड़ के देखते हैं तो नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी लगभग 4 लाइट ईयर्स हमारा अर्थ से दूर है और नियरेस्ट भी है। इसका जो नाम, जो नियरेस्ट जो प्लैनेट है उसका नाम जो है वो प्रोक्सिमा डी नाम दिया गया है। ये तीसरा प्लैनेट है। अगर उनके सन जो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सन है उससे अगर देखा जाए तो ये तीसरा सन है और इसके हैबिटेबल जोन से बाहर है और सन के बीच में है ये प्लैनेट है और 5 दिन लगाता है ये उसके सन को रिवॉल्व करने में। अब एक और खबर है जो स्पेस से है, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर माना जा रहा है। उसके बाद का नेक्स्ट जनरेशन ये टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप माना जा रहा है। तो ये अपना जो लॉन्च हो गया अभी कुछ हफ्तों पहले, अब ये अपना पहला इमेज अर्थ पे सेंड किया है। तो पहले इमेज में इन्होंने कुछ स्टार सिस्टम को मतलब स्टार्स का फोटो लिया था वो भेजा और साथ साथ अपना सेल्फी भी लिया तो वो उसका भी भेजा। ये मेन सैटेलाइट है, जब ये ग्राउंड पे था तो इस तरह का दिखता था, इसी का ये इमेज ये अपने ही कैमरे से अपना ही सेल्फी लिया है तो ये इसका इमेज है और साथ में कुछ स्टार्स का भी इसने मतलब पिक लिया, फोटोज लिया टेलीस्कोप से। और ये जो कहा जा रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये लगभग 6.5 मीटर का इसका मिरर है, लार्जेस्ट एवर है, सबसे बड़ा अभी तक का जो स्पेस टेलीस्कोप है वो लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ ये कहा जा रहा है कि इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये 14 बिलियन लाइट ईयर्स एगो मतलब 14 बिलियन लाइट ईयर्स के दूर का भी ये इमेज ले सकता है। तो अगर 14 बिलियन लाइट ईयर्स का अगर ये इमेज लेगा तो जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय का लाइट का ये भी फोटो ले सकता है, ऐसा इसमें कैपेबिलिटी है। जो इनिशियल लाइट जो फॉर्म हुए थे, जब यूनिवर्स का जब फॉर्मेशन हुआ था 3.8 बिलियन साल पहले, तो उस समय कैसे लाइट थे, क्या था उस समय का, उसका भी ये फोटो ले सकता है, इतना पावरफुल है ये। द हिंदू में एक और आर्टिकल बहुत अच्छा छपा था तो इसको मैंने इसमें कवर कर दिया है, सिंकिंग सुंदरबन। तो सुंदरबन के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया कि सुंदरबन पे क्लाइमेट चेंज के कारण और भी जो फैक्टर के कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, अभी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है सुंदरबन के, तो ये चीज बताया गया है इसमें। ये काफी अच्छा है, इसमें काफी सारी फोटोज भी दी गई है द हिंदू में, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सुंदरबन के बारे में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो सुंदरबन जो क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है उसके कारण ये पूरा जंगल ये जूझ रहा है, पूरा इलाका जूझ रहा है। और जो ये जो सुंदरबन का इलाका है ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं। लगभग 10,000 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जिसमें 4,000 किलोमीटर 40% इंडिया शेयर करता है, ठीक है। और एक समय में इसको कहा जाता था ये बैरियर है, मतलब जितने भी साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में तो उसको ये बैरियर का काम करता है सुंदरबन का जंगल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो आइलैंड पे रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनके अल्टरनेटिव नहीं है उनको इनकम का, तो धीरे धीरे फॉरेस्ट रिसोर्स को ही धीरे धीरे यूज करना शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण जंगल काट रहे हैं, लकड़ियां बेच रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। पेड़ को बहुत ज्यादा मात्रा में काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा अगर काटा जाएगा और मैंग्रोव वहाँ पे फॉरेस्ट है तो उसको जलावन के रूप में और भी चीज के रूप में इसको काटा जा रहा है। तो इसके कारण जो ग्रीन कवर है वहाँ का वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कम हो रहा है तो साइक्लोन आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। और जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो दूसरा चीज हो रहा है, वहां पे सॉइल इरोजन शुरू हो जा रहा है, क्योंकि पेड़ जानते हैं आप लोग कि पेड़ मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती है। अब पेड़ ही कट जाएंगे तो मिट्टी तो धीरे धीरे वो कटने लगेगी। अब ज्यादा ट्री नहीं होने के कारण वहां पे सॉइल जो इरोजन होने का जो हाई टाइड और रेन आते हैं वो पूरे इंटरनल इलाके में घुस जाते हैं। उसके कारण बहुत सारा जो जमीन है वो
समुद्र से, मतलब कि समुद्र उसके ऊपर ही आ गया, वो पूरी तरह से समुद्र में ही चला गया। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे जितने जो समुद्र का पानी ज़्यादा ऊपर आ जाने के कारण जो कल्टीवेटर लैंड है, कल्टीवेशन के लिए जो भी लैंड है वो भी खराब होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है। उसके साथ जो क्रॉप यील्ड है, जो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना भी वहाँ पे नहीं हो जा रहा है। उसके साथ साथ फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ की भी सुंदरबन में क्राइसिस होते जा रही है। अब कोविड लॉकडाउन हुआ था, कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ पे एक तो वायरस के कारण जो परेशानी हुई लोगों को वो तो हुई, उसके साथ साथ जो जॉबलेसनेस, मतलब कि काम नहीं था, उसके कारण जो साइक्लोन आ गया कुछ पिछले 1-2 साल में, अम्फान आया, यास आया, टाइफून, इसके कारण बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ वहाँ पे। और इसके साथ ये भी कहा जाता है लगभग 102 आइलैंड है वहाँ पे जो कि इंडिया के अंदर में आते हैं, जिसमें से 52 पे आदमी रहते थे। वो धीरे धीरे 102 में से 52 पे आदमी रहते थे, वो भी धीरे धीरे समुद्र में अब डूबते जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन बताया जा रहा है। तो ये मैप है इंडिया का। इसके इंडिया जो पार्ट है, इसके जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये वाला पोर्शन आप मैप में देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन में पूरा सुंदरबन का पूरा जंगल है। और इस बड़े मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो पूरा है, पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट से ये पूरा बना हुआ है। तो ये साइक्लोन को काफ़ी रोकने में मदद करता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जंगल डिग्रेड होते जा रहा है। तो इसी के बारे में पूरा अच्छा से बताया गया है। अब आते हैं फाइनली अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो क्वेश्चन है कि निसार मिशन जो करंटली न्यूज़ है, तो निसार मिशन आखिर है क्या? तो पहला ऑप्शन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, दूसरा है वेदर सैटेलाइट है, तीसरा है ए न्यू एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान, न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान है, और चौथा ऑप्शन है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है इंडिया का। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस करेक्ट आंसर है निसार जो है ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन है। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इन नासा और इसरो के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार का फुल फॉर्म हो गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। और ये दोनों के इंडिया और यूएस के द्वारा, मतलब इंडियन एजेंसी इसरो और यूएस की एजेंसी नासा द्वारा मिलकर बनाई जा रही ये डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसी का पिक है। इसको अभी लॉन्च करना है, इंडिया ही लॉन्च करेगा इसको। और ये एल बैंड और एस बैंड दोनों फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। इस तरह का ये पहला सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।